हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत देहरादून स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है गढ़वाल पानवंश की 9वीं क्लास। आज के इस लेक्चर में हम गढ़वाल पानवंश की जो अंतिम 3 शासक हैं, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, इन तीनों शासकों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, गढ़वाल शासक यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, यानी जो अंतिम शासक होता है वो मानवेंद्र शाह। लेकिन हम गढ़वाल पानवंश की एक और क्लास लाएंगे और उस क्लास में हम गढ़वाल पानवंश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रशासन है, भू व्यवस्था है, जो कर वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बच जाते हैं वह हम आपके सामने कल की क्लास में रखेंगे। और उस क्लास के बाद हम आपके लिए जो गढ़वाल पानवंश की जितनी भी हमने अभी तक क्लासेस की हैं, लगभग 10 क्लासेस गढ़वाल पानवंश की, उनकी एक पीडीएफ बनाकर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में प्रोवाइड भी करा देंगे। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। शुरुआत हम कीर्ति शाह से करेंगे, जो 1886 पर गद्दी में बैठा। पिछली क्लास में दोस्तों हमने प्रताप शाह के बारे में पढ़ा था और डिटेल से पढ़ा था, और वहां पे हमने लास्ट में देखा था कि 1886 ईस्वी में प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है। जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है तो उसके जो 3 पुत्र होते हैं, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह, यह क्या रहते हैं, अवयस्क रहते हैं। और इन सब में से जो सबसे बड़ा रहता है वह रहता है कीर्ति शाह। क्योंकि प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है, इसलिए गद्दी पर जो बैठता है वो सबसे बड़ा बेटा कीर्ति शाह बैठता है और 1886 पर गद्दी पर बैठता है। क्योंकि यह अवयस्क है, इसलिए इसकी संरक्षिका के रूप में रानी गुलेरिया कार्य करती है। दोस्तों, 1886 से रानी गुलेरिया इसकी संरक्षिका के रूप में काम करती है। और बात करें कीर्ति शाह की, जो अंतिम रूप से यानी जो स्वतंत्र सत्ता इसके हाथ में आती है वह आती है 27 मई 1898 को। तो पूर्ण राज्य का जो अधिकार कीर्ति शाह को मिला, या पूर्ण राजा जो बना, यानी संरक्षिका जो थी रानी गुलेरिया यहां से दूर हुआ, तो वह था 27 मई 1898। लेकिन कीर्ति शाह के गद्दी में बैठने और पूर्ण अधिकार मिलने तक इसके बीच में भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए। जैसे यहां पे बात करें 1886 और 98 के बीच में जो इंपॉर्टेंट काम हुए, पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि 1892 में नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर की जो पोत्री है उससे विवाह होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक है कि 1894 में कीर्तिनगर की स्थापना की है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि 1897 में जो टिहरी घंटा घर है, 110 मीटर लंबाई थी जिसकी, उसकी स्थापना होती है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कीर्ति शाह के यहां पे होते हैं अपने को पूर्ण राज्य घोषित करने से पहले। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य आपने याद करने हैं। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम शिक्षा संबंधी तथ्य की बात करते हैं कीर्ति शाह के बारे में, तो सबसे पहले तो आप एक चीज अपने दिमाग में ये बैठा लें कि जब हम कीर्ति शाह के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि कीर्ति शाह सभी विद्वानों में से, यानी जो सभी पावन शासक हैं उन सभी पावन शासकों में से सबसे विद्वान हैं। तो सबसे विद्वान है तो शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी कीर्ति शाह ही करेंगे। भले ही इसके बाद जो इसका बेटा होता है नरेंद्र शाह, वह भी कार्य करता है। लेकिन कीर्ति शाह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं शिक्षा संबंधी, कि सबसे पहले कि इसने शिक्षा बरेली और अजमेर के मेयो कॉलेज से की थी, और वहां पर तो इसने 3 गोल्ड मेडल और 11 रजत पदक भी जीते थे, सिल्वर मेडल। और जब यह मेडल जीते तो काफी प्रशंसा भी हुई थी। कीर्ति शाह की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी के साथ साथ ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या का भी यह महान विद्वान है। तो ऐसा फैक्ट एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा पावन शासक संस्कृत, हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी, ज्योतिष विद्या और खगोल का एक विद्वान शासक है, तो वह कौन है, कीर्ति शाह है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि प्रताप शाह हाई स्कूल। सबसे पहले प्रताप शाह ने एक मिडिल स्कूल की स्थापना की थी, तो उसके बाद फिर हाई स्कूल की जो स्थापना की वो कीर्ति शाह ने की थी। तो प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कीर्ति शाह द्वारा की गई है, यानी इसे मॉडिफाई किया था, थोड़ा बढ़ाया था। और हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 में भी इसने की थी। तो 2 इंपोर्टेंट स्कूल यहाँ पे ये हो गए। इसके अलावा इसने श्रीनगर के जो छात्रावास है इसके लिए 13,000 रुपए दान दिए थे। और 5 की बात करें कि टिहरी में जो वेधशाला है, टेलीस्कोप है, यानी जो इस प्रकार की जो सामग्री है, जो साइंस से संबंधित सामग्री है, वह ब्रिटेन से टिहरी में जो मंगवाई थी कीर्ति शाह ने मंगवाई थी। तो वेधशाला का निर्माण भी कीर्ति शाह ने यहाँ पे करवाया था। तो शिक्षा संबंधी बातें कीर्ति शाह से यह है। अब कीर्ति शाह से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यह है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कि लॉर्ड लैंसडाउन ने कीर्ति शाह के संदर्भ में कहा था कि भारतीय राज्यों के राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाना चाहिए। देखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको यह प्रश्न आयोग जरूर पूछेगा। यदि आयोग के नजर में यह प्रश्न, यह लाइन आती है तो 100% आयोग इस लाइन को आपके एग्जाम में रखेगा। तो यह बातें आपको याद करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बात करते हैं कीर्ति शाह के बारे में। कृषि बैंक की स्थापना की थी, अच्छा कार्य था। राज्यों में सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था और स्वामी रामतीर्थ को जापान भेजा था, यानी धर्म सम्मेलन में स्वामी रामतीर्थ को भेजा था। और राज्य में इसने जो सर्वधर्म सम्मेलन है इसलिए बुलाया था। और जब उसने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया
तो इसलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। जब हमने फतेहपति शाह पढ़ा था तो फतेहपति शाह के पढ़ते समय हमने बताया था कि उसके दरबार में 9 रत्न थे, तो उसे भी हम गढ़वाल का अकबर कहते हैं। और इसने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया कीर्ति शाह ने, तो इसे भी हम बोल देते हैं गढ़वाल का अकबर। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन में केवल एक ही आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और वह है कि राज्य में बिजली की सुविधा से सर्वप्रथम जो अवगत कराया था वह कीर्ति शाह ने कराया था। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर कीर्ति शाह की बात करें तो कीर्ति शाह का जो कार्यकाल है वो 1886 से आपको मिलेगा, और 1886 से आपको मिलेगा, और वह जो कार्यकाल मिलेगा 1913 तक मिलेगा। तो 1913 से पहले ग्लोगी जो पावर हाउस है वो बन चुका था, तो उस समय बिजली का उत्पादन भी शुरू हो चुका था। तो इसी के काल में, कीर्ति शाह के काल में, जो टिहरी के आम जनता है उन्हें भी बिजली की सुविधा से अवगत करवाया था। और चौथा है कि टिहरी नगर पालिका की स्थापना, और उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की भी इसने स्थापना की थी। अब दोस्तों, अगर कीर्ति शाह की आपको उपाधि पूछते हैं तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दिसंबर 1898 में दी गई थी। 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में कीर्ति शाह को 11 तोपों की सलामी दी गई थी। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है ना कि कीर्ति शाह को या फिर किस शासक को, किस पावर शासक को इंग्लैंड में जाकर 11 तोपों की सलामी दी गई थी, तो यानी यही है कीर्ति शाह। काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट कमांडर की भी उपाधि दी गई थी 1901 में। और गढ़वाल का अकबर, जैसे हमने आपको बताया कि सर्वधर्म सम्मेलन बुलाने के कारण कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। तो दोस्तों, कीर्ति शाह से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो यही थे। इसके बाहर कीर्ति शाह से संबंधित एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कीर्ति शाह के छोटे बेटे के नरेंद्र शाह के बारे में। नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल था वह अगस्त 1913 से लेकर 1946 तक था। दोस्तों, अजय रावत सर की बुक में नरेंद्र शाह का जीवन, जो जन्म तिथि है वह भी हमें मिलती है, जो 3 अगस्त 1898 है। जब हमें अजय रावत की बुक में यह तिथि मिलती है, और क्योंकि यूकेएससी इस प्रकार के प्रश्न को पूछता है तो आप इस तिथि को ध्यान रखना। यूकेपीएससी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन यूकेएससी पूछ सकता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो जन्म 3 अगस्त 1898 को नरेंद्र शाह का हुआ था। अब यहां पर नरेंद्र शाह की बात करें तो जब गद्दी पर बैठा तो वो छोटा था, क्योंकि 1898 में गद्दी पर बैठा तो 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, 1913 तक। तो उस समय तक जब यह अल्पवयस्क था तो उसकी संस्कार के रूप में रानी नेपोलिया थी। और इसे जो वास्तविक जो सत्ता मिली वो कब मिली? 4 अक्टूबर 1919, यानी दशहरे के समय या दीपावली के समय आप यह कह सकते हैं। यानी जो नरेंद्र शाह को जो गद्दी मिली थी वो दशहरे के टाइम पे मिली थी, यानी अक्टूबर के महीने दशहरा का समय होता है ना, तो उसी समय इसे गद्दी मिली थी। तो यह चीज आपको यहां पे याद करनी है। अब बात करते हैं हम नरेंद्र शाह के कार्य की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कार्य है वह है वन संबंधी। और वन संबंधी कार्य की बात करें तो आप यहां पे याद करना दोस्तों, हमने जब कीर्ति शाह देखा था तो हमने आपको एक बात बताई थी कि आप कीर्ति शाह के बारे में एक राय बना लीजिए कि वह सबसे बड़ा विद्वान है, यानी सबसे बड़ा लिखा जो विद्वान है वही है। अब जब सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है तो शिक्षा के संदर्भ में कार्य करेगा। अब आपने नरेंद्र शाह के संदर्भ में यह बातें रखनी है कि इसने जो वन कल्याण है उसके लिए सर्वाधिक कार्य किए हैं। तो वनों से इसका काफी प्यार था, तो वनों के संदर्भ में सर्वाधिक कार्य जो किए हैं वह नरेंद्र शाह ने ही किए हैं। तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो वन विभाग की उन्नति एवं कल्याण के लिए नरेंद्र शाह ने विशेष कदम उठाए, और इसी ने अपने राज्य से कुछ स्टूडेंट को फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो देहरादून में है, FRI, वहां पर भी भेजा था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पे देखिए राजमार्ग के बारे में। मुनि की रेती से नरेंद्र नगर, मुनि की रेती से देवप्रयाग, मुनि की रेती से कीर्तिनगर, टिहरी तक, या फिर जो मैदानी मार्ग है वहां तक नरेंद्र शाह ने राजमार्ग का निर्माण करवाया था। जब इसने सर्वाधिक जो राजमार्ग है उसका निर्माण कराया है तो इसलिए इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी की भी उपाधि दी गई है। तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं दोस्तों, आपको याद करना है। तो वह कौन है? नरेंद्र शाह है। तो 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट ये हो गए। तीसरा कार्य देखिए दोस्तों, यह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। टिहरी, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, राजगढ़ी को अस्पताल हैं जो उन्हें आधुनिक कराने का जो कार्य किया था वो नरेंद्र शाह ने कराया था। नरेंद्र नगर में औषधालय की भी स्थापना इसने की थी। और जब दोस्तों हमने अभी पिछले कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा था, आपने देखा था यहाँ पे कि कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। और नरेंद्र शाह की बात करें तो नरेंद्र शाह ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक औषधालय खोला था वो नरेंद्र नगर में खोला था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो नरेंद्र नगर शहर की जो स्थापना की थी, जो शहर बसाया था वो नरेंद्र शाह ने बसाया था, सभी जानते हैं, अपने नाम से बसाया था। और इसके बाद जब 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना इसने कर दी है तो इसने अपनी राजधानी यहां परिवर्तित की। और परिवर्तित कब की? 1925 में की। तो नरेंद्र शाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण राजधानी से जो प्रश्न है वो यह है। अब शिक्षा संबंधी बात करते हैं। कीर्ति शाह ने सबसे ज्यादा की थी, उसके बाद दूसरा नंबर आता है नरेंद्र शाह का। और नरेंद्र शाह से शिक्षा संबंधी जो बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रताप स्कूल को इंटर स्कूल करवाया था,
जो लेंसडाउन स्कूल है उसके लिए 4,000 रुपए और कर्णप्रयाग स्कूल के लिए 3,000 रुपए इसने दान दिए थे। अब दोस्तों यहां पे देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, और वह फैक्ट यह बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां पर 1933 ईस्वी में नरेंद्र शाह द्वारा 1 लाख रुपए दान दिया गया और सालाना प्रत्येक वर्ष उसके बाद से 6,000 रुपए वार्षिक अनुदान भी देने की बात की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जब उसने यह कार्य किया तब वहां का भी थोड़ा कर्तव्य बनेगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने सर कीर्तिसार चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विभाग की भी स्थापना वहां पे की थी, जो उन्होंने 1 लाख रुपए, यानी जो 1 लाख रुपए नरेंद्र शाह ने उन्हें दिए थे उसके पैसे से। तो यह चीजें आपको यहां से याद करनी है नरेंद्र शाह से संबंधित। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़िए। नरेंद्र शाह के काल में 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं जो उसके काल को कलंकपूर्ण बनाती है। पहली जो है वह रवाई कांड, जो 30 मई वर्ष 1930 को हुआ था। तो कई बार पूछा गया है यूपीएससी द्वारा कि रवाई कांड कब हुआ था। 30 मई 1930 को हुआ था। और इसका अगर आपको कारण पूछा जाए तो कारण आपको दोस्तों यहां पे देखोगे कि 1927 या 28 के आसपास जो वन नीति बनाई गई थी, उन नीति के विरोध के कारण यह कार्य हुआ था। दोस्तों वहां पे क्या हुआ था कि जब उन्होंने वन नीति बनाई थी, जो गांव की जो ग्रामीण जो जनता का जो जमीन थी, कृषि भूमि जमीन थी, या फिर जो गांव के लोग थे, उनके जो जानवर थे उन्हें पालने पर भी टैक्स लग गया था। एक से ज्यादा अगर जानवर कोई पालता है तो उस पर 1 रुपया टैक्स लगने लग गया था। तो इससे काफी परेशान हो गए थे, जंगल नहीं जा सकते थे, उन पर टैक्स लगता था, जंगल से लकड़ी काटने पर भी टैक्स लगता था। तो इस वन नीति से काफी परेशान हो गए थे, और इसी वन नीति के विरोध के कारण बाद में रमाईकांड होता है 30 मई वर्ष 1930 को। तो कारण तो ये हो गया। नेतृत्व की बात करें तो दोस्तों आप यहां पे नेतृत्व देखिए, हीरा सिंह, लाला राम प्रसाद, बेजराम और दयाराम। तो ये 4 प्रमुख नेता निकलते हैं रवाई कांड के प्रमुख नेता के रूप में। टिहरी दीवान कौन था, जिसे जनरल डायर कहा जाता है? यह था चक्रधर दीवान, जिसने जो ग्रामीण जनता थी उस पर गोलियां चला दी थी और लगभग 200 से ज्यादा जो लोग थे रवाई के, उनकी मृत्यु हुई थी यहां पे। उस समय एसडीएम कौन था? सुरेंद्र दत्त नोटियाल था। क्योंकि सुरेंद्र दत्त नोटियाल ने, इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए बनता है क्योंकि सुरेंद्र दत्त नोटियाल ने यहां पर पहले जो इनके नेता थे उन्हें अरेस्ट किया था, और उनके अरेस्ट करने के बाद, जब उन्होंने इनके नेताओं को अरेस्ट किया था, तो उनके अरेस्ट करने के बाद यहाँ की जो आम जनता थी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, और उसी मीटिंग को क्या किया था, जनरल डायर ने क्या किया था, यानी चक्रधर जुआल ने क्या किया था, गोलियों से भून दिया था उसी मीटिंग में। तो यह भी नाम इंपॉर्टेंट है। थोकदार की बात करें, रणजीत सिंह, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और तिलारी आपको पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। और दोस्तों यहां पे एक चीज ध्यान देखिए कि टिहरी जब यहां पे रवाईकांड हो रहा था तो आजाद पंचायत है उसका भी गठन हुआ। 1930 में आजाद पंचायत का गठन हुआ, जिसके प्रमुख नेता हीरा सिंह थे, जिसे 5 सरकार कहा जाता था, और बेजराम की बात करें तो इसे 3 सरकार कहा जाता था, क्योंकि ये खुद को फिर अलग करने लग गए थे जो टिहरी सरकार है वहां से। तो पहली जो आजाद पंचायत बनी या फिर आजाद सरकार बनाने की कोशिश की गई, वो हीरा सिंह और बेजराम द्वारा। तो यह भी आप याद करें। श्रीदेव सुमन की बात करते हैं दोस्तों, तो श्रीदेव सुमन की अगर हम बात करते हैं तो जन्म 25 मई वर्ष 1916, पिता का नाम हरिराम बडोनी जी, माता तारादत्त देवी, और पत्नी की बात करें विजय लक्ष्मी। यूपीएससी द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है, विजय लक्ष्मी से कंफ्यूज किया था, तो विजय लक्ष्मी से कंफ्यूज नहीं होना, नाम क्या है, विनय लक्ष्मी। अब एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वप्रथम 1930 में 15 दिन की जेल गए थे नमक सत्याग्रह के विरोध में श्रीदेव सुमन जी। 1937 में सुमन सौरभ नाम से कविता प्रकाशित की थी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखिए कि गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में 1938 में की थी। कहीं पर आपको 1936 दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम किताब में 1938 है। 23 जनवरी 1939, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की थी। 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का मुकदमा चला था श्रीदेव सुमन पर। 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया था, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो श्रीदेव सुमन जी थे वह शहीद हो चुके थे। अब दोस्तों श्रीदेव सुमन की स्मृति में 25 जुलाई, जो लास्ट आपको यहां पे फैक्ट दिखाई दे रहा है कि श्रीदेव सुमन की स्मृति में सुमन स्मृति दिवस, वृक्षारोपण दिवस वर्तमान में हम इसे मनाते हैं, 25 जुलाई को सबसे पहले 1946 में मनाया गया था। तो यह फैक्ट श्रीदेव सुमन से आप याद करें, जो नरेंद्र शाह के काल में जो शहीद हुए थे, तो कैसी घटना थी, एक कलंकपूर्ण घटना थी। बाकी सारे कार्यकाल अच्छा था, लेकिन जो और इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जब यहाँ पे ये घटनाएं घटी थी तो उस समय जो नरेंद्र शाह थे वो यहाँ पर नहीं थे। कई बार, एक बार जब रवाई कांड घटा था तो वो कहाँ थे, यूरोप जा रखे थे, और श्रीदेव सुमन जब यह घटना घटी थी तब वे बंबई में थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो भी हो, ये कार्यकाल उनकी घटना में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आगे और अन्य महत्वपूर्ण बातों की।
अब नरेंद्र शाह से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है आप यहां पे देखिए, वन बाय वन फैक्ट, कि 1921 में टिहरी में प्रथम जनगणना नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुई थी। 1934 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना 1938 में हुई थी। 1939 में राज्य में कुष्ठ विधान पारित हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा नरेंद्र शाह को स्थायी जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसकी उपाधि दी गई थी। तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट यह बन सकता है कि अंग्रेज सरकार द्वारा किस पांच शासक को स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी? तो किसे दी गई थी? नरेंद्र शाह को दी गई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी, KCSI की उपाधि भी दी गई थी, और यह जो दोनों उपाधि है, यह जो कीर्ति शाह है उसे भी दी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 1937 में LLD की उपाधि दी, और 1943 की बात करें तो टिहरी राज्य में जो टीका विधान है वो इसी के काल में यानी नरेंद्र शाह के कार्यकाल में बना था। तो नरेंद्र शाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें दोस्तों यह थी। अब बात करते हैं हम मानवेंद्र शाह के बारे में। तो मानवेंद्र शाह 25 अक्टूबर 1946 को गद्दी पर बैठते हैं और 1 अगस्त 1949 तक राजा बने रहते हैं। दोस्तों आप यहां पे देखिए, जो अंतिम पांच शासक है वो कौन है? वह है मानवेंद्र शाह। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मानवेंद्र शाह कि कब गद्दी पर बैठे और कब इनकी मृत्यु हुई, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए दोस्तों, जब यह गद्दी पर बैठे तो इनकी माता का नाम था कमलेंदुमती शाह, और कमलेंदुमती शाह से प्रश्न बनते हैं कि इन्होंने जीवन ज्योति और माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक लिखी है। तो यह इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है आप ध्यान रखें और अभी याद करें। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? जीवन ज्योति और माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। तो यानी यहां तक ये हो गया। अब यहां पे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। यहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें पद्म भूषण पुरस्कार की बात करते हैं तो 1958 में दिया गया था। मानवेंद्र शाह की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 26 मई वर्ष 1921 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 5 जनवरी 2007 को। तो मानवेंद्र शाह की मृत्यु से प्रश्न बन चुका है कि कब हुआ था? 5 जनवरी 2007 को। और इनकी पत्नी की बात करें तो उनका नाम था श्रीमती इंदिरा सांडिल। तो यह चीजें आप जो फैक्ट बचते हैं वो आप देखें। प्रमुख कार्य क्या हुए थे? प्रमुख कार्य देखिए दोस्तों, मानवेंद्र शाह के काल में जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला कार्य हुआ कि अगस्त 1946 में टिहरी प्रजामंडल को कानूनी स्वीकृति दी गई थी। यानी अभी हमने यहां पे देखा था दोस्तों कि 23 जनवरी 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई, और अगस्त 1946 में टिहरी प्रजामंडल को क्या दी गई थी? वैधानिक स्वीकृति दी गई थी। यह जो फैक्ट लिया है दोस्तों हमने BS नेगी सर की बुक से लिया है। थोड़ा हमें कंफ्यूज है, अगर थोड़ा आपको डाउट लगता है तो हमें जरूर बताइए कि अगस्त 1946 को टिहरी प्रजामंडल को कानूनी रूप से यानी वैधानिक रूप से जो स्वीकृति दी गई थी ये 23 अगस्त 1946 को दी गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों अगस्त समझौता, जो 29 अगस्त 1946 को हुआ था। और यह जो समझौता हुआ था, अगस्त समझौता, बन सकता है कब हुआ था? 19 अगस्त 1946 को टिहरी राज दरबार व प्रजामंडल के बीच में हुआ था। यहां पे प्रजामंडल ने काफी मांगे रखी थी, लेकिन कोई भी मांग जो राज्य सरकार है यानी मानवेंद्र शाह की जो सरकार है, जो राजा है, उनके द्वारा नहीं मानी गई या उनके दरबारी द्वारा नहीं मानी गई। फिर 28 अप्रैल 1947 को यहां पर क्या हुआ? शांति अधिनियम लाया गया। शांति अधिनियम क्यों लाया गया? अंग्रेज सरकार, क्योंकि 1947 के आसपास क्या हुआ था, जो अंग्रेज सरकार था उसका विरोध खूब होने लग गया था। तो उस विरोध को दबाने के लिए मानवेंद्र शाह ने अंग्रेजों के हित में एक शांति रक्षा अधिनियम लाया था, जिससे उनकी रक्षा की जाए और शांति स्थापित की जा सके। तो 28 अप्रैल 1947 को। तो यह चीजें आपको याद करनी है। प्रमुख घटना की बात करें तो मानवेंद्र शाह के काल में भी 2 प्रमुख घटनाएं हुई। एक है सकलाना विद्रोह जो 1947 में हुआ था, और कीर्तिनगर विद्रोह जो 1948 में हुआ था। और इस आंदोलन की बात करें तो नागेंद्र सकलानी और भोलू राम, यह 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। तो प्रमुख घटनाएं ये हो गई। दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें टिहरी राज्य में भारत के विलय की, तो 1 अगस्त 1949 को यह प्रश्न बन चुका है। संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद के रूप में इसे मान्यता मिली थी। यानी विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। और मानवेंद्र शाह की बात करें तो 1957 से लेकर 2004 तक कितनी बार? 8 बार टिहरी राज्य से सांसद चुने गए। सबसे पहले जो सांसद चुनी गई थी वो कमलेंदुमती शाह थी, और उसके बाद जो सांसद चुनी गई थी वह कौन सांसद चुने गए? वो मानवेंद्र शाह चुने गए 1957 से लेकर 2004 तक। लेकिन बीच में एक साल ऐसा आता है 1971 में, यानी जो 1971 के लोकसभा चुनाव होते हैं वहां पर मानवेंद्र शाह को परिपूर्णानंद हरा देते हैं। तो उस समय परिपूर्णानंद यहां से क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, यानी सांसद बनते हैं। और उसके बाद फिर हार जाते हैं मानवेंद्र शाह, फिर क्या बनते रहते हैं? यहां पर सांसद बनते रहते हैं। तो पंवार शासक जो ये थे दोस्तों, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, तो यही थे दोस्तों। यही आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको आने वाली नई क्लासेस में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।